Hello students, welcome back to the Tantrisar physics classes and presently हम कर रहे हैं advanced level problems on rotation and I pick up problems from Erdo and I pick up problems from Pathfinder and every problem I analyze, pick up the concepts from a big problem because these are the books, especially Erdo रशियन ऑथर है जब वो क्वेश्चन बनाता है तो उस क्वेश्चन के अंदर एक प्रोजेक्ट वर्क हो जाता है, उसको अगर एनालाइज किया जाए, अच्छी तरह से किया जाए उस प्रॉब्लम को, समझो उस प्रॉब्लम से प्रोजेक्ट वर्क होकर के बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट सीख जाता है। तो जब वो प्रोजेक्ट वर्क करके वो सारी चीज़ें उस प्रॉब्लम में सीख जाता है, तब वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकता है, दिमाग खुल जाता है उससे। So that's what I say. Okay, problem क्या है? Erdo से problem है, a spool with a thread wound on it is placed on an inclined alpha with the horizontal. The free end of the thread is attached to the wall. The mass of the spool is m is equal to 0.2 kg. It is momentum. It is मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्चुअली, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा ये टाइपिंग की वजह से हुआ है। इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस आई इज इक्वल टू 4.5 10⁻⁴ kg meter square and the thread layer is radius of the thread layer is 0.03 meters. द एक्सेलरेशन ऑफ द स्पूल एक्सिस निकालना है। चलो एक्सप्रेशन में ही निकालो, सबस्टिट्यूट आप बाद में कर सकते हो वैल्यूज, और टेंशन इन द थ्रेड निकालना है। आप फिर सबस्टिट्यूट कर सकते हैं खुद, अगर ये कोई भी आंसर हो तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास ऑफ द स्पूल, एंगल ऑफ द इंक्लाइन, वो आप सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। इसने फिगर नहीं दिया है, फिगर दिया था लेकिन इट कुड नॉट बी प्रोजेक्टेड हियर ऑन द डिजिटल बोर्ड, वो फिगर मैं खुद बनाऊंगा। देखो मैं कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं फिगर खुद बनाऊंगा अपने हाथ से, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक 3 डायमेंशनल फिगर ऑन द 2 डायमेंशनल बोर्ड। मैं कोशिश करूँगा और फिर उस फिगर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तब जाकर मैं फिगर्स को गूगल से लाऊंगा, और गूगल से जब फिगर आप देखोगे और भी अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि गूगल के जो फिगर्स हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। और लास्ट में आपको ही मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा और इसके जो अंदर वाले जो कॉन्सेप्ट्स है वो सिखाऊँ। देखो फिगर क्या है, फिगर कुछ ऐसे है, ये है इंक्लाइन और ये है फिक्स्ड वॉल यहाँ पर कुछ, और यहाँ पर ऐसे कुछ, ये अल्फा एंगल है और ये है फिक्स्ड एंड यहाँ पर, और यहाँ से ये एक स्पूल है यहाँ पर विद इनर रेडियस r, और आउटर रेडियस नहीं दिया है, ना ज़रूरत है। ये स्पूल है, इसका दो रिंग्स है, अंदर भी एक रिंग है, बाहर भी एक रिंग है, या अंदर भी एक सिलेंडर शेप्ड है और सराउंडिंग भी एक सिलेंडर है, और ये गिरेगा अगर होल्ड नहीं होगा। तो ये थ्रेड है जो इस पर वाउंड है, इस अंदर वाले सिलेंडर पर वाउंड है, और ये फ्रिक्शनलेस यहाँ पर है। बस ये बात है। इसका मास समझो m है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और अंदर वाला रेडियस r है, बाहर वाला रेडियस दिया नहीं। ये फ्रिक्शनलेस है और ये स्लिप करेगा, स्लिप करते करते नीचे चला जाएगा। तो इस पॉइंट पर, यह पॉइंट रेस्ट में है, अगर आप देखो तो यह पॉइंट रेस्ट में है क्योंकि ये फिक्स्ड है। ये नीचे से स्लिप कर जाता है लेकिन ये पॉइंट रेस्ट में, ये वाला पॉइंट, अच्छा मैं P पॉइंट को मार्क करूंगा, ये पॉइंट P रेस्ट में है, और C जो है सेंटर ऑफ मास नीचे गिर जाता है, नीचे एक्सेलरेट होता है। इट स्लिप्स फ्रॉम हियर डाउन एंड गोज डाउन, यहाँ से स्लिप हो जाता है, ठीक, और स्लिप यहाँ से होगा, नीचे की ओर जाएगा,
और इस तरह से इसका एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का। ये एक्सिस है थ्रू सेंटर ऑफ मास, और एक्सिस ही नीचे आ जाता है, एक्सेलेट हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सिस, इट्स द सेम थिंग व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। रेशंस का यही होता है, दे हैव द हैबिट ऑफ दिस, कि वो कह रहे हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ दिस स्पूल, बट एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सिस इज द सेम थिंग एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। हमें AC निकालना है, और ये टेंशन, ये स्ट्रिंग ने टेंशन कितना क्रिएट किया ये भी निकालना है। टेंशन T, टेंशन भी निकालना है, और एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द स्पूल निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। चलो मैं आपको एक चीज करके देता हूं। पहले मैं एक मेथड दिखाता हूं, और फिर चलो पहले फिगर्स देखो, और भी फिगर्स देखो। ये फिगर जरा देखो, ये फिगर जरा देखो, ये देखो फिगर। ये है स्ट्रिंग, ये अंदर वाला सिलेंडर, ये बाहर वाला सिलेंडर है, स्पूल टाइप है, और नीचे एक्सेलरेट हो जाता है। और जो उसने एक्सेलरेशन का जो नोटेशन है वो ओमेगा की तरफ है, लेकिन मैं लिखता हूँ ए। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एरर और नोटेशन जो है वो डिफरेंट होता है, वो रेशियन नोटेशंस होते हैं, रेशन सिंबल्स होते हैं। वो ओमेगा से लिखते हैं एक्सेलरेशन, बट वी जनरली हियर इन इंडिया वी राइट एक्सेलरेशन बाय ए। तो ये है, ये टेंशन T निकालना है। ये टेंशन T निकालना है, देखिए ये टेंशन T निकालना है ऐसे, और ये R है, और ये एक्सेलरेशन A निकालना है, AC। यहाँ मास इसका M है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ये R रेडियस भी दिया है, और ये चीज़ें दी हुई है। और यहाँ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शनलेस है, वो यहाँ से स्लिप कर रहा है। और ये जो टेंशन है अबाउट C, इट विल क्रिएट टॉर्क इन दिस डायरेक्शन, मतलब ये इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यूं रोटेट करके नीचे से फ्रिक्शनलेस है और नीचे आ जाएगा। ये देखो, ये R क्रॉस T, R क्रॉस F, that is एंटी क्लॉकवाइज, एंड इट विल रोटेट लाइक दिस, बट इट विल कम डाउन। तो हमें पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा, ठीक, वो भी निकालेंगे हम। और टॉर्क निकालने के बाद हम ये एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, राइट। तो ठीक है, ओके। ये एक फिगर मैंने आपको दिखाया। इट इज ए स्पूल, इट इज फ्रिक्शनलेस, इट विल रोटेट लाइक दिस एंड विल कम डाउन। हमें टॉर्क निकालना है, हमें नेट फोर्स भी निकालना है, इस पर नेट फोर्स कितना है वो भी निकालना है। चलिए ठीक है, ओके। दूसरा फिगर दिखाता हूँ इसी पर। ये मेरा फिगर था, और ये गूगल से मैंने ये फिगर लाया है, ये देखो, ठीक, अच्छा। और एक चीज जरा ये देखते हैं, ये फिगर, विल इट वर्क। ये फिगर देखो, ये फिगर देखो आप, ये देखिए, सारा कुछ दिखाया है इसने। चलो अब मैं करता हूं, अब मैं करता हूं। अब मैं इसको सॉल्व ही करता हूं, देखिए फिर से बनाता हूं। अल्फा एंगल, ये फिक्स्ड, और अल्फा, ये है इनसाइड सिलेंडर, ये है बाहर वाला सिलेंडर स्पूल का, और ये है स्ट्रिंग, और ये है टेंशन T, और ये है सेंटर ऑफ मास, इसका एक्सेलरेशन निकालना है AC का। और ये फ्रिक्शनलेस है, कोई फोर्स यहाँ नहीं है, और ये R है,
और टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस टी, और ये नीचे से स्लिप करके नीचे आएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा और रोटेट भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क। अगर आपको याद होगा कि जो अल्फा यहाँ भी रोटेशन होगा, दिस देयर इज नो स्लिपिंग ऑफ द थ्रेड ऑन दिस इनसाइड सिलेंडर, स्लिपिंग यहाँ है, थ्रेड पर स्लिपिंग नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए सी सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा आर, मगर अल्फा इज एंगल इसलिए बीटा लिखो यहाँ पर, बीटा आर, वायर बीटा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। हम जनरली लिखते हैं अल्फा आर, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ बीटा लिखना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, तो पहला इक्वेशन मैं लिखूंगा, चलो एक मेथड दिखाता हूं मैं आपको। ये सेंटर ऑफ मास है सी, लिखिए न्यूटन लॉ का इक्वेशन, नेट फोर्स। चलो नेट फोर्स के लिए ऐसा करना पड़ेगा, एम जी, ये एम जी का ये भी अल्फा एंगल, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, क्योंकि दिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अगर इनके दरमियान एंगल अल्फा है तो इनके परपेंडिकुलर्स, इनके नॉर्मल्स के दरमियान भी एंगल अल्फा है। या आप किसी दूसरे तरीके से देख लो, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये हो गया अल्फा। चलो तो अब इस एम जी के दो कंपोनेंट्स, इट इज एम जी कॉस अल्फा और ये हो गया एम जी साइन अल्फा। जिस डायरेक्शन में मोशन है, एक्सेलरेशन है, जरा उस डायरेक्शन में बताइए नेट फोर्स क्या है। नेट फोर्स इज एम जी साइन अल्फा माइनस टी, ये वाला टी, दैट इज दीज आर द फोर्सेस ऑन द स्पूल, इज इक्वल टू एम ए सी, बेस इक्वेशन ऑफ न्यूटन, न्यूटन का बेस इक्वेशन। ये हमने इक्वेशन, यहाँ से टी निकलेगा लेकिन ए सी का प्रॉब्लम है। अब टॉर्क, what is torque? Torque about the center of mass C, that is RT, R cross F, R cross this T, that is RT. So what is torque? That is I alpha, मगर I beta लिखो यहाँ पर, is equal to RT. I is the moment of inertia is given, moment of inertia दिया है, mass दिया है और R दिया है, ये सब तीनों चीज़ें दी है, मैं वो दिखाऊंगा दिया है कि नहीं। तो इट इज़ बीटा, इट इज़ आर, फिर से मैंने वही लिखा टी, तो टी को निकाले यहाँ पर, टी इज इक्वल टू आई बीटा बाय आर, टी निकाला। अब टी को यहाँ डाल दो, टी को यहाँ डाल दो, और फिर वहाँ बीटा आएगा तो बीटा को ये डाल दो बीच में, ठीक है, ओके। चलो T इज इक्वल टू आई बीटा बाई आर, तो पहला इक्वेशन जो था एम जी साइन अल्फा माइनस टी, टी का वैल्यू देना है इज इक्वल टू एम ए सी, टी का वैल्यू क्या है आई बीटा बाई आर, आई बीटा बाई आर, क्योंकि आई दिया है, वी डोंट नीड टू राइट एक्सप्रेशन फॉर आई लाइक 1/2 mr square or something like that, because you can't write 1/2 mr square here in this case because it is not a cylinder, it is two cylinder shaped, और जो थ्रेड है वो अंदर वाले सिलेंडर के साथ कनेक्ट है, ठीक। अच्छा, तो अब जा करके बीटा को वैल्यू दे दो, एम जी साइन अल्फा माइनस आई बाई आर, बीटा इज ए सी बाई आर, अभी ये कंडीशन है, AC is equal to beta R when there is no slipping of the thread। जब थ्रेड का स्लिपिंग नहीं होगा तब यही इक्वेशन हमेशा लिखना चाहिए। तो इज इक्वल टू एम ए सी, तो इट्स एम जी साइन अल्फा, इसको ले जाओ ऊपर उधर के और AC को कॉमन निकालो, इट इज़ एम प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, ऐसे कुछ। तो AC किसके बराबर, एम जी साइन अल्फा डिवाइड बाय एम प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, ठीक। गलत तो नहीं हुआ, गलत तो नहीं हुआ, ये ए सी कॉमन निकाला, एम आई बाय आर स्क्वायर, ये एम नहीं है, एम नहीं, ठीक। ये हो गया एम जी साइन अल्फा डिवाइड बाय
एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अगर एम डिवाइड किया जाए, अब मैं आंसर देखूंगा, देखते हैं आंसर में क्या है। आंसर में देखते हैं क्या है। एक्सेलरेशन एम जी आर कॉस एल्फा, नहीं, जी साइन एल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। जी साइन एल्फा, ये आंसर जी साइन एल्फा डिवाइड बाय आई प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, नहीं 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए, ये वाला बी, जी साइन एल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो देख लो, एम को डिवाइड करो दोनों साइड से, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एम डिवाइड करो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देख लो क्या आता है। ए सी इज इक्वल टू एम जी साइन एल्फा डिवाइड बाय एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, पहला जो लिखा है। एम डिवाइड करो ऊपर, दैट इज जी साइन एल्फा हो गया, एम डिवाइड करने से यहाँ डिवाइड करो नीचे, ये हुआ 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। आंसर हो गया। You found the acceleration of the spool coming down the incline. अच्छा, अब जरा देखो दूसरी चीज, दूसरा चीज देख लो आप, टेंशन। अब टेंशन को कैसे निकालोगे आप? कहाँ है टेंशन का इक्वेशन? ये है टेंशन का इक्वेशन, T इज इक्वल टू आई बीटा बाई आर। I beta by r. Beta is angular acceleration. I is moment of inertia of the spool, and r is radius of the inner cylinder of the spool. ठीक? I beta by r. I beta by r. T is equal to I beta by r. I by r. What is beta? That is that is AC by R. From this equation, AC is equal to beta R. ठीक, तो T is equal to I by R square into AC. AC भी निकाला, G sin alpha divided by 1 plus I by M R square. Where I is moment of inertia of the total spool, not inner or outer, total. Because this is the total spool which accelerates down the incline. ये टोटल स्पूल है ना, टोटल स्पूल विच कम्स डाउन द इंक्लाइन, एक्सेलरेट्स डाउन द इंक्लाइन। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे स्पूल का लेना है, जिसका मोशन होगा उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होता है। जैसे वहाँ ट्रांसलेशन मोशन में जिसका मोशन है उसी का मास लेना होता है। अच्छा, तो क्या किया जाए इसका? हो जरा m को मल्टीप्लाई करो इधर, दूसरे स्टेप में i बाय आर स्क्वायर, m मल्टीप्लाई करो ऊपर, एम जी साइन अल्फा, नीचे भी मल्टीप्लाई करो m प्लस i बाय आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई करने से इसको m मल्टीप्लाई हुआ, जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो i बाय आर स्क्वायर होगा, क्योंकि m कैंसिल होगा मल्टीप्लाई से। इसको मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई करने से ये m हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई करने से i बाय आर स्क्वायर हो गया। अब ये आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई ही कर लो, इट इज़ आई एम जी साइन एल्फा डिवाइडेड बाय क्या, एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से प्लस जब आर स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई होगा तो आई, तो दिस शुड बी द आंसर। आई एम जी साइन एल्फा डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने m मल्टीप्लाई ऊपर भी किया नीचे भी किया, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से एम आर स्क्वायर प्लस आई हो गया। तो आई एम जी साइन अल्फा डिवाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। लेट मी सी द आंसर। टेंशन, एम जी आई साइन अल्फा डिवाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये वाला फर्स्ट इज द आंसर, एम जी आई साइन अल्फा डिवाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। देख लो, आई एम जी साइन अल्फा डिवाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। मैंने पहले लिखा एम आर स्क्वायर प्लस आई, इसने आंसर में दिया आई प्लस एम आर स्क्वायर। आंसर हो गया।
चलो आपको मैं और एक चीज दिखाता हूं. If I find torque about this point, if I find torque about this point, when I find torque about this point, ये देखो मैं समझाता हूं आपको. If I find torque about this point, about the center of mass which I found, that was torque was due to this tension, right? TR. And torque about this mg, जिसको मैंने कंपोनेंट कर दिया यूं और यूं, mg sin alpha और mg cos alpha. So torque by this mg was 0. इसके कंपोनेंट से भी 0 होगा. जब इससे 0 हुआ तो इसके कंपोनेंट वो तो 0 होगा ही होगा. So moment of this torque due to mg is 0. अगर इसके कंपोनेंट से mg sin alpha के भी टॉर्क से यहाँ 0 होगा तो mg cos alpha का भी यहाँ टॉर्क 0 होगा. Because these forces pass through the point. ये भी पास करता है इस पॉइंट से, ये भी पास करता है. भाई अब ये पास करेगा तो ये तो दोनों करेंगे ही करेंगे. चलो तो टॉर्क about the center of mass due to this mg is 0 because this mg passes through C. This is the basic physics. जो कोई भी करेगा वो कहेगा if a force passes through a point the torque about that point is 0. और हमने फाइंड किया टॉर्क about C due to tension because tension का लाइन जो है that is away from C. वो C का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ये टॉर्क लाइन जो है और टॉर्क लाइन कितना दूर है C से, that T and this R will give you the torque. टॉर्क का जो लाइन है एक्सिस है, टॉर्क का जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज दिस लाइन ऑफ एक्शन एंड दैट इज अवे फ्रॉम सी. तो आपको ये टी और आर को मल्टीप्लाई करके टॉर्क मिल जाता है. और जब ये एम जी जो है इट पासेस थ्रू द पॉइंट, तो ये दूर ही नहीं है, इसका एक्सिस ही पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट, सो टॉर्क इज ऑब्वियसली 0. अच्छा अब मैं कुछ करता हूं. आई विल फाइंड टॉर्क अबाउट पी. If I find torque about P, please listen to me. If I find torque about P, the torque due to this tension will be 0 because the tension passes through P. And torque will be produced by mg sin alpha. क्योंकि इसके दो पीसेस अगर करता हूँ ये और ये, तो mg cos alpha जो है that will not produce any torque about P because mg cos alpha will pass through point P. mg sin alpha does not pass because mg sin alpha जो है that is away from this P. तो मेरा मतलब है जरा देख लो आप देख सकते हैं कि टॉर्क due to forces at about the point P, tension will not create any torque because that passes through point P. mg cos alpha will not produce any torque because that passes through P. ये देखो that passes through P. mg sin alpha will produce torque because mg sin alpha का जो line है that is away from P. तो I will find torque because point P is also at rest. It slips from the bottom, it slips downwards, but point P is at rest. ये point P रेस्ट में है. अब ये नहीं कहना है अगर नीचे से नीचे जा रहा है तो point P भी जा रहा है. point P अपनी जगह है. तो अब मैं इसको एक लाइन में करता हूं. आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ए सिंगल लाइन, मगर आपको कंसंट्रेट बहुत करना होगा. आई प्रॉमिस यू आई विल सॉल्व दिस ह्यूज प्रॉब्लम गिवन इन द एरोडो इन ए सिंगल लाइन. अब ये नहीं कहना कि सर ये तो सोल्यूशन दिए होते हैं. ये सोल्यूशन जो मैं दे रहा हूं इनको कंपेयर करो किसी सोल्यूशन से भी, किताब से, किसी टीचर से करो कंपेयर. माय सोल्यूशन ऐसा नहीं कहना चाहिए. आई शुड नॉट से लाइक दैट. ठीक है पहले वॉच कर लो. आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सिंगल इक्वेशन. लेकिन आपको समझ आना चाहिए ये जो पॉइंट P है टेंशन इसके थ्रू पास करता है और mg sin alpha विल क्रिएट टॉर्क अबाउट पॉइंट P. ठीक, कीप दैट इन योर माइंड. देखो अब क्या करते हैं. चलो मैं फिर से बनाता हूं. अल्फा टेंशन T और C इट इज पॉइंट P, तो इट इज mg sin alpha. इट वाज mg और इसके दो कंपोनेंट्स हुए थे. ठीक, mg cos alpha. बताइए टॉर्क अबाउट पॉइंट P. टॉर्क
about point P. Have a look. Torque about point P is only due to this force mg, that is mg sine alpha into r, this r about P, because point P से ये r दूर है, mg sin alpha का एक्सिस या इसका लाइन ऑफ एक्शन r हो गया टॉर्क. ठीक, दिस बेस इक्वेशन, बस यही से मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा. व्हाट इज टॉर्क? इज दिस टॉर्क इज I alpha. What is moment of inertia? I dash beta. I dash beta. Why I dash? Because now you have to find moment of inertia about P, not about C. Because you are finding torque about P, not about C. So पहले moment of inertia about C था I. Now it will be something else. Apply parallel axis theorem. Moment of inertia about P is what? I prime, let me suppose, is equal to mg sin alpha r. ये जो I है, moment of inertia about P, that is moment of inertia about the center of mass axis plus mr square. अगर आप कौन सा रूल लगाओगे? Which rule? Parallel axis theorem. Moment of inertia about this axis, you know, moment of inertia through P is an axis, but this axis and this axis are parallel, and you can use the formula I, moment of inertia about the center of mass axis is I plus mr square. Beta is equal to mg sin alpha r. हो गया? चलो, तो अब आपका बीटा मिल गया. बीटा इज इक्वल टू mg sin alpha डिवाइड बाय I plus mr square. I plus mr square डिवाइड बाय बीटा. नो, बीटा निकाला तो ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन. मिल गया आपको एंगुलर एक्सेलरेशन. यू गॉट द एंगुलर एक्सेलरेशन. अब आपको AC निकालना है, दैट इज बीटा इंटू आर. इसको R मल्टीप्लाई कर दो, हो गया AC. ये इसको भी R मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया AC. आंसर mg sin alpha r डिवाइड बाय I plus mr square. आंसर हमने सिंगल इक्वेशन से किया. We have used the trick here. I am finding the torque about point P. Because are you allowed to find torque about any point? No. Then you ask me, sir, why are you finding torque about point P when it is allowed to find torque about C? You are allowed to find torque about a point which is at rest. You can even find torque about a point which is moving, but that becomes complicated. आपको हमेशा टॉर्क फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए जो पॉइंट रेस्ट में हो. यहां पर ये पॉइंट रेस्ट में है. ठीक, तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट P. इसमें यह है कि टेंशन खत्म हो गया, बिकॉज टेंशन विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क एंड टेंशन विल नॉट कम इनटू द पिक्चर. टेंशन विल नॉट कम इन द इक्वेशंस एंड यू कैन डायरेक्टली फाइंड AC. ये हो गया एक लाइन, दो लाइन. थैंक यू. कंटिन्यू टू वॉच माई लेक्चर्स and subscribe to my channel Tantra Sir Physics Classes. We are launching an app in some days where you can get the literature, where you can get the notes, where you can get many other things. Thank you.